स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपको लेक्चर बताया। तो हमने 3 भागों में सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। और जो आज मित्रों हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट को हमने, यानी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, इन दोनों को हमने जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का जो हमने अधिकार दिया, जुडिशियल रिव्यू का जो हमने शक्ति दी, उसके बारे में हम जो आज जो है हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमारा जब जुडिशियल रिव्यू, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके समक्ष जो है, जैसे संसद के टॉपिक के बाद मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन उपस्थित रखे, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए आसान शब्दों में मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है। आप इतना समझ लेना कि अगर मान लो भारत की सरकार या कोई भी राज्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है कि वो लोगों के अधिकारों का अगर हनन करे ना, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हमने ये अधिकार दिया है कि भैया आप जो है उस परिस्थिति में उस कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। उसके माध्यम से जो है लोगों का जो अधिकार है वो हनन नहीं होगा और संसद जो अपनी मनमानी करना चाहती है, राज्य की सरकार जो मनमानी करना चाहती है वो मनमानी नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 के तहत वो है क्या करती है कि उस कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देती है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देखिए अब समझिए आप क्या कर रहा है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुआ, यानी मित्रों आप इस बात को याद रखना कि जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत आया ना वो अमेरिका में आया था सबसे पहले। तो फिर आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, सुनिए। इसका प्रतिपादन पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसिन 1803 के जटिल मुद्दे में हुआ, जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। यानी मित्रों इतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इतना समझ लेना, इतना याद रख लेना कि जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत आया था ना वो सबसे पहले अमेरिका में आया, बस, ठीक है। फिर क्या कहता है, भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। यानी मित्रों संविधान ने स्वयं ही हमारी जो न्यायपालिका है उसको न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी, यानी जुडिशियल रिव्यू का उसको अधिकार दिया है। फिर क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, इन दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया है, ठीक है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। मतलब मित्रों क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही घोषित कर लिया क्या कि जो न्यायिक समीक्षा की हमें जो शक्ति मिली है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू का हमें जो अधिकार मिला है ना, वो संविधान की मूलभूत विशेषता है, यानी संविधान का मूल ढांचे का भाग है। और मित्रों जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया किसका, संविधान की मूल संरचना का, जब मैंने आपको विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से बताया था कि कौन कौन से जो है, यानी कौन कौन सी बातें हम संविधान के मूल ढांचे में शामिल करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यानी जो संघीय व्यवस्था है, यानी ठीक है, और संसद की संप्रभुता है या भारत की एकता या अखंडता है, तो बहुत सी बातें मैंने आपको उसमें बताई थी और एक चार्ट भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बातें हम जो है मूल ढांचे में शामिल करते हैं, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को जाकर के एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, यानी मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से संविधान के बारे में, तो उसमें जो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आगे क्या कहता है, तथापि संविधान में मूल ढांचे का एक तत्व है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। मित्रों संसद अगर ये चाहे कि भैया हम जो है क्या करेंगे, आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हम समाप्त कर रहे हैं, तो भैया संसद आप ये मान लो आप जो इस शक्ति को हमारी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया है और भारत में तो संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता ही तो हमारे भारत में है, हमने संसद को संप्रभु ही तो नहीं बनाया। मैंने आपको जो है एक लेक्चर में बताया था, यानी संसद का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था संसद की संप्रभुता का सिद्धांत जो है ब्रिटिश में है, यानी ब्रिटेन से लिया था हमने, लेकिन ब्रिटेन में जो है क्या होता है, संसद वहाँ संप्रभु है, अगर वो जो निर्णय लेना चाहती है ना वो ले सकती है, लेकिन भारत में तो हमने जो है संसद को संप्रभु नहीं बनाया, अन्यथा तो वो जो है जो चाहती वो कर, यानी अपनी मर्जी वो कर सकती थी। तो इस कारण से जो है भारत में हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया कि जो भी आप काम करोगे ना भैया, तो आप जो है केवल संविधान की अनुसार ही काम करोगे, ठीक है। तो इस कारण से हमने भारत की संसद को संप्रभु नहीं बनाया। तो आपको मैंने आज बात वापस से बता दी, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा का यह अर्थ बता रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा का जो है अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या कहता है
कहता है कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायिक पालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। मित्रों, मैंने पहले ही आपको बताया था, शुरुआत में ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया था कि आप न्यायिक समीक्षा का इतना मतलब समझ लेना कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार अगर कोई कानून लाती है और वो कानून सही है या गलत गलत है, तो इसकी जांच जो है, जो जब यानी इसकी जांच जब न्यायपालिका करती है ना, तो उसी का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, यानी विधायी अधिनियम या कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है ना जब, तो उसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। फिर परीक्षणों उपरांत यदि पाया गया कि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है, तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकारें उन्हें लागू नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने आपको आते ही ये बात बता दी थी कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, उस कानून को जो है असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देगी और वो कानून फिर भारत में जो है या किसी भी राज्य में लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया, जैसे कोलकनाथ मामला 1967 में। ठीक है, बैंक राष्ट्रीय मामला केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1973 में आया और इसके अंदर जो है संविधान के मूल ढांचे की बात भी आई थी कि आप जो है भैया संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन आप जो है संविधान के मूल ढांचे को जो है किसी भी प्रकार का यानी चोट पहुंचाए या किसी भी प्रकार से संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाए बिना आप संविधान में जो है संशोधन कर सकते हो। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया। फिर वर्ष 2015 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, तो मैंने आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो मामला था ना ट्रिपल तलाक का, उस ट्रिपल तलाक को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसी को भी असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो वही बातें यहाँ पे आ रही है कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कर सकती है। ठीक है, आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है, यानी क्यों हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, क्यों हमने भारत के संविधान के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, दोनों को हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी। तो कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। यानी मित्रों, मैंने पहले ही आपको बताया था शुरुआत में और अभी बीच में भी बताया कि हमारे देश में तो संविधान ही सर्वोच्च है और इस संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए हमने न्यायपालिका को जो है जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया, यानी न्यायिक समीक्षा की हमने शक्ति दी। फिर संघीय संतुलन, जो कि केंद्र और राज्य के बीच हम जो है शक्तियों का बंटवारा करते हैं, ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए हमने किया। फिर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमने ये काम किया कि लोग जो है जो मूल अधिकार है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उन सभी की जो है सुरक्षा हो सके, यानी उन सभी की सुरक्षा हो सके। इस कारण से हमने जो है न्यायपालिका को जो है हमने न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आगे क्या कहता है कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संविधान के प्रावधानों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना अनिवार्य है और न्यायपालिका ही तय कर सकती है कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं। यानी मित्रों, न्यायपालिका ही ये बता सकती है कि हाँ, ये कानून जो है संविधान के अनुसार बनाया गया है या संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया। फिर आगे क्या कहते हैं कि जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है, जब तक मौलिक अधिकार हमारे अस्तित्व में है, तो संविधान और संविधान का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इन अधिकारों के द्वारा जो गारंटी हमें प्रदान की है उनका उल्लंघन नहीं किया जा सके। यानी मित्रों, जो मूल अधिकार हमें मिले हैं उन सभी की रक्षा हो। और मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का गारंटर और अभिभावक है। ठीक है, और संविधान का व्याख्याता भी मैंने आपको बताया था। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है उसकी सुरक्षा हो सके, इस कारण से जो है हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी। फिर फ्रेंड्स आगे क्या कहते हैं कि कुछ बातें यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा भी बताई जा रही है। क्या करा है, सुनिए आप, कि हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं संविधान में ही न्यायिक समीक्षा का प्रावधान सम्मिलित कर दिया जिससे कि संघवाद का संतुलन कायम रहे, नागरिकों को दिए मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और समता, स्वाधीनता और आज़ादी की उपलब्धि और आनंद हासिल करने का एक उपयोगी साधन हमारे पास हो, जिसकी मदद से हम एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का सृजन करने में सफल हो सके। मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो संविधान निर्माता थे ना, जिन्होंने संविधान हमारा बनाया, तो उन संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत इसलिए डाला ताकि हमारी जो संघवाद है ना, मैंने मित्रों कई बार आपसे चर्चा की है संघीय व्यवस्था के बारे में और अलग से जो है चैप्टर भी लिया था मैंने, जो है वीडियो पड़ी हुई है आपकी, यानी यूट्यूब पर एक वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर संघीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने जो है डिटेल से चर्चा की थी अलग से चैप्टर में ही। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो संघीय संतुलन है ना,
संघीय संतुलन यानी केंद्र और राज्यों के मध्य हमने जो बंटवारा किया है शक्तियों का, ठीक है, केंद्र सूची में और राज्य सूची में हमने जो कुछ विषय डाल दिए, उसके माध्यम से संघ सूची पर संघ जो है कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं। तो वही बात ये करें कि हमारा जो संविधान है ना, जो हमारा संघीय ढांचा है वो संतुलन में बना रहे और नागरिकों का जो मूल अधिकार है और नागरिकों की जो आज़ादी है उसकी हम रक्षा कर सकें। साथ ही क्या कहता है कि जो भी आज़ादी की उपलब्धता है और जो आनंद व्यक्ति को हासिल करने के लिए होना चाहिए वो सभी जो है हमारे देश में सभी के पास हो। इस कारण से हमने न्यायिक समीक्षा जो है संविधान में ऐड किया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं आप सुनिए कि न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान यानी संवैधानिक प्रावधान हमने कौन कौन से किए न्यायिक समीक्षा के लिए, क्या करा है। हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है, तब भी कतिपय अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी मित्रों आप समझिए कि बेशक संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा का जो है बात संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया, लेकिन संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कह रहा है ना कि शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ, ठीक है। और ये कह रहा है कि कुछ अनुच्छेद हमें यह बताते हैं कि हाँ हमने जो है भारत की न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया है। और वो कौन कौन से कह रहे हैं, देखिए एक तो कह रहा है कि अनुच्छेद 13, और मैंने आते ही मित्रों चर्चा की थी, अनुच्छेद 13 के तहत जो है जो हमारी न्यायपालिका है वो कानून को जो है असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देती है अगर वो कानून गलत हो तो, ठीक है, ये मैंने चर्चा की। अनुच्छेद 32 की मैंने कई बार यानी बहुत बार मैंने आपको चर्चा की है कि आप मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। आगे हम बात करें 143 में कह रहा है कि जो राष्ट्रपति सलाह लेता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी बात यहाँ की जाती है। अनुच्छेद 226 के बारे में मैंने कई बार आपको बताया कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये कुछ प्रावधान यहाँ पे यानी कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि हाँ इन अनुच्छेदों से आप ये जान सकते हो कि हाँ हमने न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है संविधान में ऐड किया, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र यानी न्यायिक समीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल हो रहे हैं, तो क्या कर रहा है किसी विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिक आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब मित्रों ये कहना चाह रहा है कि कौन कौन से वे आधार हैं जिस पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो हम न्यायिक समीक्षा इस कानून की कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो कोई कानून है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, अगर वह उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है जिसने इसे बनाया, या फिर वह संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, ठीक है। अगर इन 3 आधारों पर अगर वो कानून खरा नहीं उतरता है तो वो कानून जो है फिर असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है, जबकि अमेरिकी संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ नहीं करता। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो भारत में न्यायिक समीक्षा का जो विषय क्षेत्र है ना वो यूएसए की तुलना में कम है, लेकिन ये क्या कहता है अमेरिका का जो संविधान है वहाँ हम न्यायिक समीक्षा के विषय के बारे में कुछ भी नहीं कहते। तो मित्रों ये मैंने आपको बताया न्यायिक समीक्षा के बारे में, ठीक है। आज आपने डिटेल से जान लिया कि वाकई में न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है। और हाँ हमने जो शक्ति यानी संविधान निर्माताओं ने जो शक्ति दी, कहाँ पे, संविधान के निर्माताओं ने संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत ऐड किया तो बहुत अच्छा किया, वरना जो राज्य सरकारें हैं या कोई भी जो केंद्र की सरकार है वो जो है अपनी मनमर्जी से कानून बना सकती थी और लोगों के अधिकारों को हनन भी कर सकती थी, ठीक है। तो ये जो संविधान निर्माताओं ने काम किया ना बहुत बड़ा और बहुत जो है सराहनीय काम किया था, आपको ये मानना होगा, ठीक है। अब हम मित्रों 9वीं अनुसूची की बात करें। यानी मित्रों सरल भाषा में आप ये समझ लेना कि क्या होता है कि कई बार जो है सरकारें क्या करती है कि जो कोई कानून बनाती है ना उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देती है। उससे क्या होता है कि फिर जो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत यानी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने न्यायपालिका को दी, फिर वो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा उस कानून की नहीं कर सकती। यानी मित्रों फिर भी जो है सरकार ने क्या है कोई रास्ता निकाल लिया कि जो है न्यायपालिका जो है हमारे कानून की न्यायिक समीक्षा ना कर सके। तो क्या कहेगा, देख सुनिए आप कि अनुच्छेद 31B तथा 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या कह रहा है 9वीं अनुसूची, मैंने अनुसूची आपको करवा दी है। 9वीं अनुसूची में किस बात की हम चर्चा करते हैं, आप जो है तुरंत मेरे को लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कमेंट करिएगा कि 9वीं अनुसूची में हम जो है किस बात को शामिल करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 9वीं अनुसूची को हमने संविधान संशोधन अधिनियम जो लेकर के आए थे पहला, उसके माध्यम से हमने जोड़ा और मूल रूप में 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम और विनियम थे, लेकिन वर्तमान में जो इसमें कई जो है विषय शामिल हो चुके हैं। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम और विनियम
भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित भी जो है यानी क्या करा है कि जब हमारा यानी जब हमने जो मूल रूप में हमारा जो संविधान था और जब नवी अनुसूची आई उस समय तो इसमें 13 अधिनियम ही शामिल थे, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल कर चुके हैं हम। क्या करा है कि अनुच्छेद, देखिए यह क्या कह रहा था, अनुच्छेद 31 भी नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों के किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अवैध ठहराने से रक्षा करता है। यानी मैंने आपको बताया था ना कि सरकारें जो है नवी अनुसूची में कानून को डाल देती है और उससे फिर न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स आगे क्या कहता है सुनिए कि हालांकि आर कोहेलो मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। यानी मित्रों एक मामला आया आर कोहेलो मामला, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कह दिया कि भैया जो आप जो कानून को नवी अनुसूची में डाल रहे हो ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आप जो इस कानून को किसी भी कानून को नवी अनुसूची में डाल करके हमारी जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा की उसको आप जो छीन नहीं सकते। और आगे क्या कहता है कि न्यायालय का कहना था न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवी अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। यानी मित्रों फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि भैया आप जो कानून किसी नवी अनुसूची में डाल रहे हो ना, तो उस कानून को आप डाल करके हमारी जो है शक्ति है न्यायिक समीक्षा की उसको छीन नहीं सकते। और कौन से कानून, फिर क्या कहा उसने कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून आप नवी अनुसूची में डालोगे हम उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। अगर वो कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 19 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार नागरिकों को मिले हैं अगर उनका हनन करेंगे, ठीक है। और 24 अप्रैल 1973 को ही एक मामला आया था, कौन सा, केशवानंद भारती मामला। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंत में यही कह दिया कि भैया आप जो है ये जो अपनी मनमानी कर रहे हो ना नवीन अनुसूची में डाल करके कोई कानून को, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो मित्रों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ न्यायिक समीक्षा का, और डिटेल से मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। और संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छा किया कि यह प्रावधान जो है हमारे संविधान में ऐड किया, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे वो मैं आपको बता दूं, अगला हम जो चैप्टर शुरुआत करेंगे वो करेंगे न्यायिक सक्रियता का, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। तो डिटेल से अगले चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। तो आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।